हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम लोगों का जो इस समय क्लास चल रही है, जो कक्षाएं प्रारंभ हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीडीसी, जीआईसी के लिए यहाँ से इस संस्थान से कोर्स संचालित हो रहे हैं और हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक पाषाण काल के बारे में पढ़ा, ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ा, लौह काल के बारे में पढ़ा और सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। देखिए, जितनी भी पिछली क्लास चली है सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में आज हम लोग वैदिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे। देखिए, वैदिक संस्कृति से जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी जितने भी परीक्षाएं हैं सब में क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बाद एक नई संस्कृति का जन्म होता है, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। यही समय है जब आप देखेंगे भारत में छोटे छोटे जन का निर्माण होगा। यही वो समय है जब भारत में आपको चारों वर्ण की उत्पत्ति दिखाई देगी और यही वो समय है जब भारत में वेदों की रचना की जाएगी। तो हम वैदिक काल की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण कालखंड है। महत्वपूर्ण कालखंड इसलिए है क्योंकि इसी काल में वेदों की रचना हुई थी। वेदों की रचना इसी काल में हुई और वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता को वैदिक काल नाम दिया गया। वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता को वैदिक काल के नाम से संबोधन किया जाता है। अगली बात देखिए, जो वैदिक शब्द जो वैदिक शब्द है वेद से बना है। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। आपका जो ये वैदिक शब्द है ये वेद से बना है और वेद का अर्थ ज्ञान होता है। और वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे वह कौन थे? आर्य लोग थे। और आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। देखिए, सारे जितने पॉइंट हैं एक दूसरे से लिंक हैं। सारे जो पॉइंट हैं ये आपकी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, क्योंकि पूछा गया है कई बार परीक्षा में कि आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य का मतलब क्या होता है? तो आर्य का जो अर्थ होता है, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। अगली बात यहीं से एक क्वेश्चन और बनेगा कि आर्य भाषा सूचक शब्द है कि प्रजाति सूचक? परीक्षा में पूछा जाता है आर्य कैसा शब्द है? 4 विकल्प दे देगा, भाषा सूचक, जाति सूचक, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। तो आर्य जो है यह भाषा सूचक शब्द है, यह कोई किसी भी प्रकार का प्रजाति सूचक शब्द नहीं है। सारे पॉइंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, ध्यान से पढ़िएगा। हम आपको संपूर्ण वैदिक काल अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हम आगे चल के 2 भागों में विभाजित करेंगे। आप देखेंगे, आपको बताएंगे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। क्यों वैदिक काल का 2 भागों में विभाजन है? क्यों ऋग वैदिक काल कहा जाता है? क्यों उत्तर वैदिक काल कहा जाता है? सारी बातों पर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ हम आर्यों का निवास स्थान कहां से था, आर्य कैसे भारत में आए, आर्य जब भारत में आते हैं तो वह भारत के किस स्थल को अपनी संस्कृति का केंद्र बनाते हैं। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, इनका भौगोलिक प्रसार कैसा था। आर्य जब शुरू में आते हैं तो सप्त सिंधु प्रदेश में आते हैं। आप जब आपकी सभ्यता जब ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तरफ प्रवेश करेगी, आप देखेंगे सप्त सिंधु प्रदेश से इनका प्रसार धीरे धीरे गंगा घाटी में होने लगता है। ऊपरी गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी, आगे चल के 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते इनका प्रसार निम्न गंगा घाटी तक हो जाता है। सारी बातों पर चर्चा होगी। हमारे के राजनीतिक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। उसी समय आप देखेंगे पहली बार जन का निर्माण होगा ऋग्वेद काल में। आगे जब आगे बढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे जनपद का निर्माण हो जाएगा और यही जनपद 6th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते महाजनपद में बदल जाएगा। आप देखेंगे कि जो भारत का बुद्ध काल है, जो 6th सेंचुरी बीसी का काल है, या जिसको भारत में द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है, उस समय आप देखेंगे कि भारत में बड़े बड़े 16 महाजनपदों का निर्माण हो जाएगा और यही 16 महाजनपद आगे चल के मौर्य काल में सबका मगध राज्य में विलीन हो जाएगा और मगध साम्राज्य जो है भारत का अखिल भारतीय साम्राज्य हो जाएगा। और उस अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक शासक करेगा। हम चर्चा करेंगे। तो हम देखिए, अभी हम वैदिक काल पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, तो आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक शब्द नहीं है। अगली बार देखिए हम आप चर्चा किए थे, जब सिंधु काल हम पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे
कि सैंधव वासियों को लिपि का ज्ञान था। जो सैंधव वासी थे उनको लिपि का ज्ञान था, लेकिन लिपि उनकी पढ़ी नहीं जा सकी है। और वह लिपि कौन सी थी? वह लिपि चित्रात्मक लिपि थी। इसमें आप देखेंगे कि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्य महत्वपूर्ण है, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसीलिए इसको श्रुति साहित्य कहा गया है। सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे और इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जो वैदिक साहित्य का ज्ञान है यह सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। ठीक, अगली बात देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस संस्कृति का जन्म होता है, जिस संस्कृति का उद्भव होता है, उसे हम किस संस्कृति के नाम से जानते हैं? उसे हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। और इस संस्कृति का देखिए, जैसे हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको पढ़ाया, तो हड़प्पा सभ्यता के जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो हम बताए कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमको कैसे मिलती है, क्योंकि जो भी जानकारी हड़प्पा सभ्यता की मिलती है वह हमको पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त जो सामग्रियां हैं, जो विभिन्न हड़प्पा स्थलों से मिली हैं, उसी के आधार पर हम संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन वैदिक काल के बारे में जो हमको जानकारी मिलेगी उसका मात्र और एक प्रमाण है, क्या है? वेद है। वेद के आधार पे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ऋग्वेद का जो रचना होती है वो वैदिक काल में होती है। इसीलिए वैदिक काल के बारे में जानकारी का जो महत्वपूर्ण साधन है, क्या है? ऋग्वेद है। और उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानने का महत्वपूर्ण साधन है, कौन कौन सा है? उत्तर वैदिक काल की हमको जानकारी मिलेगी यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो संपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, महिलाओं की स्थिति, उनका आध्यात्मिक जीवन, उनका धार्मिक पक्ष, सारे पक्षों की जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति के बाद भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ है उसके बारे में जानकारी का जो मुख्य साधन है, क्या है? वेद है। देखिए, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, इसीलिए वैदिक संस्कृति को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। और महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, पीजीटी 2004 का क्वेश्चन था कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत उनकी ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। इसके साथ ही साथ देखिए, वेदों की रचना के आधार पर ही, अभी वही बात आपको बता रहे थे कि वेदों की रचना काल के आधार पर ही हम इस सभ्यता को 2 कालखंडों में विभाजित करते हैं। पहला एक ऋग्वैदिक काल हो गया, दूसरा उत्तर वैदिक काल हो गया। ऋग्वैदिक काल का समय क्या है? देखिए, संपूर्ण वैदिक संस्कृति का समय है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, क्योंकि 1750 ईसा पूर्व तक आते आते सैंधव सभ्यता का पतन होने लगता है। और सैंधव सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता देखने को मिलती है। उसका भी भौगोलिक क्षेत्र वही है जो कि सैंधव सभ्यता का था। सप्त सैंधव प्रदेश वह ऋग्वैदिक आर्यों की गतिविधि का प्रमुख केंद्र था। उसी सप्त सैंधव प्रदेश सिंधु नदी की घाटी में ही सैंधव सभ्यता भी विकसित हुई, फली फूली। तो देखिए, वेदों के रचना काल के आधार पर इस सभ्यता को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला विभाजन है वह है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, क्योंकि इस ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है। तो ऋग्वेद की रचना के आधार पर ही इसको ऋग्वैदिक काल के नाम से संबोधित करते हैं। अगला हमारा जो उत्तर वैदिक काल है, इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, क्योंकि इसी उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना होगी। इसीलिए इसको हम उन वेदों के आधार पे इसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से संज्ञा देते हैं। चर्चा करेंगे। देखिए, हम आपको इसी में वैदिक संस्कृति में ही वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसी वैदिक साहित्य के द्वारा ही
हमको आर्यों की समस्त जानकारी मिलेगी। ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में या संपूर्ण वैदिक काल के बारे में, इसमें ऋग्वैदिक काल भी शामिल है, उत्तर वैदिक काल भी शामिल है, उसके बारे में जो जानकारी का साक्ष्य क्या है, वेद है। तो वेद की चर्चा करना यहाँ कंपलसरी है। उससे खूब प्रश्न बनते हैं, उसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, उसके आरण्यक ग्रंथ के बारे में, ऋग्वेद से क्या जानकारी मिलती है, सामवेद से क्या जानकारी मिलती है, संपूर्ण वैदिक संस्कृति के बारे में वेदों से क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, सबकी हम चर्चा करेंगे। जितने भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सबको आपको नोट कराएंगे, सबकी हम व्याख्या करेंगे। आप देखिएगा प्रश्न पत्र जाके हमारा मूल्यांकन अपने अनुसार पेपर में किया करिए। जितना पढ़ाते हैं उसको आप जब पेपर सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। जितना हम टॉपिक बता रहे हैं, जितना पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, सब आपकी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। अगला देखिए, अब देखिए अगली बात आती है, हमने चर्चा किया कि वैदिक संस्कृति क्यों कहते हैं, किन किन वेदों की रचना हुई, क्यों, किस वेद के आधार पे हम इसका, वेदों के आधार पे इसका हम कैसे दो भागों में विभाजन किए। अब यह प्रश्न उठता है कि जो वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे वो आए कहां से, आर्यों का मूल निवास स्थान कहा था। तो विद्वानों का जो विभिन्न वर्ग है वो भिन्न भिन्न मत देता है। कोई कहता है कि आर्यों का निवास स्थान यही भारत के ही निवासी थे, कोई कहता है कि आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव प्रदेश था, वहां से आए हैं, कोई कहता है कि आर्यों का निवास स्थान यूरोप था, वहां के निवासी थे। और जो सर्वाधिक मान्य मत है, जिसको मैक्स मुलर इत्यादि विद्वान कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए। अपने मत के समर्थन में वो घोषगोई अभिलेख का साक्ष्य देते हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य नामक देवता का उल्लेख किया गया है। उसका समीकरण वो वैदिक देवताओं से स्थापित करते हैं। तो हम एक एक जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इस क्रम में हम पहला सिद्धांत देखेंगे, यह जो मानता है कि आर्यों का निवास स्थान भारत था, आर्यों का मूल निवास स्थान भारत था। इसके समर्थक विद्वान कौन है? इसके समर्थक विद्वान है भगवान दास गिडवानी। पूछा जाता है आर्यों का निवास स्थान भारत के समर्थक विद्वान कौन है? उसके समर्थक हैं भगवान दास गिडवानी। इनकी पुस्तक है रिटर्न ऑफ आर्यंस। भगवान दास गिडवानी अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ आर्यंस में भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। कहते हैं कि नहीं, आर्य न तो उत्तरी ध्रुव से आए, आर्य न तो यूरोप से आए, आर्य न तो मध्य एशिया से आए, आर्य कहां से आए? आर्य यही भारत के मूल निवासी थे। इसके अपने प्रमाण में वो सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख करते हैं। लेकिन आर्य यदि यहां के निवासी होते तो भारत के केवल कुछ ही भागों का आर्यीकरण वो नहीं करते, संपूर्ण भारत को आर्यीकरण करते और अपनी संस्कृति में ढाल देते, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी, क्योंकि आर्य सभ्यता का प्रसार दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। इसलिए आर्यों का जो निवास स्थान भारत को माना जाता है, यह मत विद्वानों के द्वारा मान्य नहीं है। इसके अलावा देखिए भारतीय विद्वान जो अविनाश चंद्र हैं वह कहते हैं कि भारत का जो सप्त सिंधु प्रदेश है वह आर्यों का मूल निवास स्थान था। वो क्यों मानते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जो ऋग्वेद की रचना हुई है इसी सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है। देखिए मत रचना के आधार पे, मत साहित्यिक साक्ष्य के आधार पे हम यह नहीं कह सकते हैं कि आर्यों का निवास स्थान भारत रहा होगा या सप्त सिंधु प्रदेश रहा होगा। अगली बात देखिए, पंडित गंगानाथ झा हैं, ये भी इतिहासकार थे। यह आर्यों का निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश को मानते हैं। ब्रह्मर्षि देश माने गंगा जमुना के द्वाब के बीच का जो भाग होता है उसको ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। एक ब्रह्मवर्त है, एक ब्रह्मर्षि देश है। दोनों में परीक्षा में पूछा जाता है ब्रह्मर्षि देश किसे कहते हैं? तो गंगा जमुना द्वाब के बीच का जो भाग है उसी को ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। इनका मत इसलिए खंडन है क्योंकि जिस ब्रह्मर्षि देश की बात कहते हैं उसका प्रसार, उसमें आर्यों, उसके बारे में आर्यों को जानकारी उत्तर वैदिक काल में होती है, क्योंकि आर्य सभ्यता का जो केंद्र ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश था, वही आगे चल के उत्तर वैदिक काल में यही गंगा यमुना द्वाब तक होता है ब्रह्मर्षि देश, जिसको हम कहते हैं। ठीक, अगला जो सिद्धांत है वह एक डॉक्टर एल.डी. कल्ल हैं। डॉक्टर एल.डी. कल्ल कहते हैं कि नहीं, जो आर्य थे वह कश्मीर या हिमालय के मूल निवासी थे और यहीं से इनका
भारत में क्या नाम है आगमन हुआ है, यहीं से भारत में इन्होंने अपनी संस्कृति का प्रसार किया है। ठीक, अगला जो सिद्धांत है वह डॉक्टर डी.एस. त्रिवेदी का है। डॉक्टर डी.एस. त्रिवेदी कहते हैं कि नहीं, मुल्तान में एक देविका नामक स्थान है, इसी देविका नामक स्थान के जो आर्य थे वहां के मूल निवासी थे। तो विद्वानों का यह जो वर्ग है वह कहता है, जिसमें भगवान दास गिडवानी हैं, अविनाश चंद्र हैं, पंडित गंगानाथ झा हैं, एल.डी. कल्ला हैं, डी.एस. त्रिवेदी हैं, यह कहते हैं कि भारत जो आर्यों का मूल निवास स्थान था क्या था, भारत था। अगला एक विद्वानों का वर्ग है जिसमें मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक हैं, वो समर्थक हैं, वह कहते हैं कि नहीं, आर्यों का जो मूल निवास स्थान है क्या है, वो आर्कटिक प्रदेश है, या जिसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्योंकि अपने मत के समर्थन में क्या कहते हैं कि कहीं कहीं वैदिक साहित्य में 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात का वर्णन किया गया है, और क्योंकि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, इसीलिए दोनों का वो समीकरण स्थापित किए हैं और इस आधार पे प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि आर्यों का जो निवास स्थान था वह क्या था, आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव था। उनकी पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। परीक्षा में पूछा जाता है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस और ये रिटर्न ऑफ द आर्यंस, दोनों पुस्तक महत्वपूर्ण है। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस यह बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, और रिटर्न ऑफ द आर्यंस यह भगवान दास गिडवानी की पुस्तक है। भगवान दास गिडवानी ने को अपने पुस्तक में कहते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो भारत ही था, जबकि द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस कहता है कि नहीं, आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह क्या था, उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश था। विद्वानों का एक तीसरा वर्ग है, वह कहता है कि नहीं, आर्य मध्य एशिया से आए हैं। अपने मत के समर्थन में वो लोग बोगोजगोई अभिलेख का वर्णन करते हैं, और उसके समर्थक विद्वान कौन है, मैक्स मुलर हैं। अपने मत के समर्थन में वो क्या 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 कहते हैं, किस किस आधार पे आर्यों का समीकरण मध्य एशिया से स्थापित करते हैं, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।